तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है। तो उसके लिए जो सेक्शन 4 है उसमें हमें डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 4 के अंदर सेक्शन 4 में हमें बताया है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में जिसमें वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और बिजनेस कैरी करते हैं और सब जने काम करते हैं या फिर कुछ जने बाकियों के बिहाफ पर भी काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो सेक्शन 4 को याद रखना है। फिर 3 छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि जो पार्टनरशिप के अंदर लोग होते हैं, आदमी होते हैं, उन्हें हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, लेकिन उन्हें हम कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। और जिस नाम के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, मतलब जो बिज़नेस वो कैरी कर रहे होते हैं, उस नाम को फर्म नेम कहते हैं, ठीक है। तो 3 छोटे पॉइंट ये पता होने चाहिए। फिर एक सबसे बहुत ही बेहतरीन हॉट पॉइंट जो कम बच्चों को पता होता है वो ये कि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। मतलब अगर मान लो कि मेरी पार्टनरशिप फर्म ने कोई फ्रॉड करा और पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई, तो मैं बोल दूं कि मैंने थोड़ी ना फ्रॉड करा है, वो तो फर्म ने करा है, फर्म को पकड़ के ले जाओ। तो कानून कहेगा नहीं, फर्म और आप एक ही बात हो। तो कानून की नज़र में फर्म जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फ्रॉम द पार्टनर्स, है ना। लेकिन अकाउंटिंग के नज़रिए से, मुंशीगिरी के नज़रिए से जब हम मुंशीगिरी करते हैं तो फर्म जो होती है वो एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे वो बिज़नेस की अलग करते हैं, पार्टनर के नज़रिए से नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर उसके बाद आपको फीचर्स बेसिक वो पता होने चाहिए। वो सिंपल है कि कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप में, 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 50। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग जो हो सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की लिमिट है, ये रूल आपको याद होना चाहिए कि ये किसने दे रखा है। ये कंपनीज मिसलीनियस रूल 2014 ने दे रखा है। हालांकि उससे 1 साल पहले कुछ और रूल था 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, हाँ कुछ और रूल था। उस समय लिमिट 100 की लगाई गई थी, लेकिन अगले साल चेंज करके उसको 50 कर दिया। तो अब हमारे लिए तो प्रैक्टिकली 50 ही है। बाकी अगर आपका दिमाग ख़राब है तो क्या आप पार्टनर बन सकते हो? नहीं। अगर आपको कानून से डिस्क्वालीफाई कर रखा है, मतलब आपने कभी ड्रग्स की स्मगलिंग करी थी और आपको जेल हो रखी है, तो आप अगर कानून से डिस्क्वालीफाइड हो तो क्या आप पार्टनर बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो ये 2 लोग जो हैं ये पार्टनर नहीं बन सकते। बाकी जो माइनर है, जैसे आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, 18 वर्ष की आयु से कम वाले लोग, तो क्या आप पार्टनर बन सकते हो? बन सकते हो इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री एंड दैट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि माइनर जो है वो बन तो सकता है पार्टनर, लेकिन कब बन सकता है, बेनिफिट ऑफ द फर्म हो और बाकी सारे पार्टनर्स अगर एग्री करें तो बन सकता है। बाकी जब वो मेजर बन जाएगा, मतलब जब उसका बर्थडे आएगा, 18 साल वाला है ना, तो तब वो एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ कर सकता है पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 मंथ्स। तो जब वो मेजर बन जाएगा तो फिर उसको पास 6 महीने का टाइम होता है कि भाई बता दो तुम्हें बनना है पार्टनर या नहीं बनना। अगर वो मना कर देगा तो फिर मना हो जाएगा, कह देगा नहीं नहीं मैं तो बनना चाहता हूँ, तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको पता होंगे कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब एग्रीमेंट क्या ये ज़रूरी है रिटन ही हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिटन एग्रीमेंट भी चलेगा और ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा। रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसे आप क्या बोलते हो? पार्टनरशिप डीड बोलते हो, है ना। ये भी बात सिंपल हमें पता ही है। बाकी पार्टनरशिप में एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम सोचें कि चलो हम पार्टनर्स बन के ड्रग्स की स्मगलिंग कर लेते हैं तो फिर वो यहाँ पर कवर नहीं होएगा। बाकी पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयरिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पार्टनर्स होंगे तो प्रॉफिट का भी शेयर करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि लॉस शेयरिंग इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब एक पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो ये बोल दे कि मैं तो लॉस नहीं लूँगा, ऐसा हो सकता है। तो उस पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टनर बोले कि भाई देखो मैं तो लॉस नहीं शेयर करूँगा, मैं खाली प्रॉफिट्स ही शेयर करूँगा। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑनलाइन के चीज़ तो 1 नंबर के पॉइंट बन जाते हैं इसमें। और सबसे बड़ा पॉइंट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फीचर होता है, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट में म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं।
तो किसी दिन मैं अगर ऑफिस नहीं आऊँगा तो आप मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हो, तो आप उस दिन मेरे एजेंट बन जाओगे। और किसी दिन अगर आप ऑफिस नहीं आए तो आपका काम मैं कर दूंगा उस दिन, तो उस दिन मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा। तो पार्टनर्स के बीच में हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस ठीक है जी। अब पार्टनर्स के अधिकार क्या होते हैं, आपके पास क्या राइट्स हैं जी? तो देखो आपके पास ये राइट्स हैं, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑब्वियसली आपसे पूछा जाएगा, मतलब मैं कोई भी डिसीजन आपसे बिना पूछे नहीं करूँगा। आप बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उन्हें देख सकते हो कि वो सही हैं, गलत है, मैंने गड़बड़ तो नहीं करी है ना। आप बुक्स मंगवा सकते हो, जैसे ऑनलाइन का बच्चा कह रहा है कि सर मुझे बुक दिखाओ कि कहीं आप जर्नल एंट्री गलत तो नहीं कर रहे, कहीं आपने लेजर में पोस्टिंग गलत तो नहीं कर दी। तो उसके पास ये अधिकार है, तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपका अधिकार है कि आप प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हो, वो तो है ऑब्वियसली करोगे ही। उसके बाद आपके पास अधिकार है कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को एक लोन दिया है तो भाई साहब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है डीड पर तो 6% मिलेगा, है ना। ये भी बातें आपको वैसे तो पता ही हैं। बाकी पार्टनर जो है वो बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेगा, वो उसका मतलब अधिकार है। और जो सबसे बड़ा अधिकार है आपके पास, आप किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट होने से रोक सकते हो। तो अगर मान लो कोई नया पार्टनर फर्म में आना चाह रहा है और आपकी उससे सड़क पे लड़ाई हुई थी परसों, तो आप मना कर दोगे कि मैं इसको नहीं लेना चाहता, तो फिर वो नहीं आ सकता। तो कोई भी पार्टनर जो है, मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको रोक सकते हो फर्म में आने से, है ना। ये आपका मेन अधिकार है। बाकी अगर आपको फर्म छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, वो भी आपका राइट है। बाकी पार्टनरशिप डीड तो आपको पता ही है क्या है, लेकिन हाँ इस पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा सा वो पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस बहुत सिंपल है कि भाई पहली बात तो ये कि इसके अंदर सभी पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ वगैरह लिखी हुई होती है। इसके अलावा अगर कोई झगड़ा हो जाएगा तो फिर उस झगड़े को हम आसानी से सुलझा सकते हैं, मतलब सॉर्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड अगर होगी तो। और इसके अलावा पार्टनरशिप डीड नहीं होती अगर, तो ये ध्यान रखना है उस केस में फिर कौन पिक्चर में आएगा, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, है ना। तो पार्टनरशिप डीड बना देना इसलिए थोड़ा सा मतलब सही रहता है, ये माना जाता है। बाकी क्या ये ज़रूरी है बताओ पार्टनरशिप डीड बनाना अंगद भाई? नहीं, कंपलसरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो फिर उस केस में हमें कुछ कानून के प्रोविजंस का याद रखना है। क्या क्या देखो, वो भी आपको पता होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बटेगा पार्टनर्स में? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, लेकिन पार्टनर को हम जो लोन पर इंटरेस्ट देंगे वो कितना देंगे? 6% पर एनम। और पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं वो आपको पता होगा कि वो क्या होता है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमें पे करना पड़ेगा। फिर पार्टनर को क्या सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर क्या नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा जब तक सब जने नहीं मानते? नहीं हो सकता, वो तो हमने राइट में पढ़ लिया था। तो मतलब क्लियर है यहाँ तक? पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो किन प्रोविजंस का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है लाइबिलिटीज़ का, पार्टनर्स के ऊपर क्या लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो पार्टनर्स के ऊपर 2 लाइबिलिटी हैं, ये आपको याद रखना है मेनली। तो देखो, पहली लाइबिलिटी तो होती है कि जैसे मान लेते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म है और हमारा एक ज्वेलरी का बिजनेस है। अब पता चला कृष्ण ने पीछे वाली गली में अपनी पर्सनल एक ज्वेलरी की दुकान खोल ली और हमें पता भी नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि कृष्ण अपनी पर्सनल दुकान चलाता है वहाँ पे, यानी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। और कृष्ण ने वहाँ पे करोड़ रुपए कमा लिए। तो बताओ कृष्ण, उस 1 करोड़ रुपए का तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो 1 करोड़ रुपए तुम्हें अब हमें पे करने पड़ेंगे, ये लायबिलिटी है तुम्हारी। तो अगर तुम हमारे साथ ज्वेलरी बिजनेस में पार्टनर हो तो तुम कोई कॉम्पीटिंग बिजनेस अगर कर रहे हो सेम नेचर का, हाँ आइसक्रीम बेचो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मोमोज बेचो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्वेलरी बेचोगे पीछे की दुकान पे और हमें पता भी नहीं है, विदाउट आवर कंसेंट, तो फिर वो सारे प्रॉफिट्स तुम्हें हमें लाके देने पड़ेंगे, ये लायबिलिटी है। और दूसरी लायबिलिटी कि अगर तुम हमारे बिजनेस का कोई एसेट यूज़ करते हो,
हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो या हमारी किसी ट्रांजैक्शन से अपना मुनाफा कमा लेते हो, अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा लेते हो, तो फिर वो प्रॉफिट भी तुम्हें हमें फर्म को लाकर देना पड़ेगा, ये भी तुम्हारी लायबिलिटी है। तो मतलब 2 लायबिलिटियाँ हैं पार्टनर के ऊपर, इन्हें पढ़ लेना, क्योंकि बच्चा इसको इग्नोर करता है एग्जाम में और एग्जामिनर चालू है, वो वही देगा एग्जाम में जो आप इग्नोर करके जाओगे। उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, याद है सबको? बहुत बेसिक डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वो ये है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक तरह से होता है ये तो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो ये आपको पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इसीलिए जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसे हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा था। लेकिन जो एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। बस मेन ये 2 याद रखना। बाकी अपने कोर्स में 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। कौन कौन से? एक तो रेंट अगर पार्टनर को पे करा वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बाकी जो आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और तीसरा नहीं, सैलरी नहीं, मैनेजर्स कमीशन। अगर आप अपने मैनेजर को कमीशन देते हो तो वो भी एक चार्ज अगेंस्ट क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। हाँ, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो तो इनकम हो गई, वो तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। चलो, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं। तो पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक ऑनलाइन वाले चीज़ों को याद आ गया भाई। तो एक इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है, मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब बढ़िया प्रश्न है, आपके लिए निकाल के लाए हैं। तो जब तक पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, जब तक ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं कि भाई सबको याद आ गई स्टोरी। चलो, तो अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, है ना, बस ओवरव्यू लेते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ANC गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर ऑफ 1 लाख एंड 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली। तो देखो, इसमें एक पार्टनर है A, एक पार्टनर है C, इन्होंने फर्म को 1 अक्टूबर को लोन दिया है। इट इज़ एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड। तो अब देखो, जैसे इन्होंने 1 अक्टूबर को लोन दिया, तो आपको ना हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखना है, जब भी कोई डेट आए तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि कई बार बच्चा डेट को इग्नोर करता है। अब डेट का रेलिवेंस है, तो अब आप जब 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा, 6 महीने का निकालोगे आप, है ना। और इसी तरह जब इसका भी इंटरेस्ट निकालोगे तो 6 महीने का निकालोगे, तो निकाल सकते हो जल्दी से, कितना आएगा, 4500, और दूसरे का 6750। वेरी गुड, है ना। तो अपने को डेट को ध्यान से पढ़ना है। अब उसने लिखा है कि द बुक्स ऑफ फर्म्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी पे करना बाकी है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट। तो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब जर्नल एंट्री बच्चे को कई बार नहीं याद होती, तो आपको जर्नल एंट्री में बता देता हूँ क्या क्या होती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने की, वो याद रखना। देखो, सबसे पहले तो जब पार्टनर बैंक से लोन लेकर आते हैं, ये तो वो मतलब फर्म जो है लोन लेती है, सॉरी, तो एंट्री हो गई ये वाली। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन लिया। 2, अब किससे लोन लिया, अमित से लोन लिया और चमन से लोन लिया, तो आप लोन को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये लोन लेना फर्म के लिए क्या क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी। ठीक है, पहली एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। फिर उसके बाद जब 31 मार्च को हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज करने की देखो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना। और फिर ये इंटरेस्ट हम लोन में ही क्रेडिट कर देते हैं। तो जो आपने इंटरेस्ट की फिगर बताई थी 4500 और 6750, वो सही बताई थी। अब इसको लोन में ही क्रेडिट करने का मतलब ये है कि हम अपने लोन की लायबिलिटी वापस बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब फर्म को जो लोन फर्म ने लिया वो तो लायबिलिटी है ही है, साथ ही साथ फर्म को अब ये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये भी लायबिलिटी है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो लोन लेना भी लायबिलिटी है
और उस लोन पर इंटरेस्ट हमें जो देना है वो भी लायबिलिटी है, तो दोनों लायबिलिटियाँ ही हैं दोनों एंट्रियों में। ठीक है जी, याद रखना है आपको एंट्री। और तीसरी एंट्री जो है वो मस्ट हो गई कि जो आपका एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को साल के एंड में हम देखो कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पीएनएल में, तो उसकी एंट्री हो गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हो गई 3 एंट्री, बस आपको ये याद रखनी है। फिर क्वेश्चन कहेगा लोन अकाउंट बना दो, तो लोन अकाउंट बनाना देखो कैसे करना है आपको, सिंपल। तो ये जो आपने 2 जर्नल एंट्री करी लायबिलिटी बनाने वाली, इनकी पोस्टिंग करनी है। तो देखो जैसे एक अमित का लोन देख लो, वैसे दूसरे का भी बन जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैंक, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया। फिर उसके बाद आपने इंटरेस्ट भी लगाया, तो आप लिख दोगे बाय इंटरेस्ट 4500। बस टोटल कितना आ गया, 1,04,500। तो बस उसको आप शो कर दोगे टू बैलेंस सीडी 1,04,500, सिंपल, दैट्स इट। तो ये आपका लोन अकाउंट बन जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले का भी लोन अकाउंट बना सकते हैं। तो समझ आए? हाँ, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है देखो एग्जाम के लिए, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको एंट्री भी पता होनी चाहिए और लोन अकाउंट भी। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है छोटा सा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। अब देखो इसमें लिखा है A and B are partners sharing profits equally. B has given his property on rent to the firm on 1 April at a monthly rent of 5,000। ठीक है, तो 5,000 का मंथली रेंट फर्म पे करेगी। The firm paid him rent from April to February by issuing a check on 1 March, लेकिन the rent for the March was still payable। तो कर लोगे जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पास जर्नल एंट्रीज। तो अब देखो सबसे पहले तो कैलकुलेशन पार्ट देखो। अब 5,000 रुपये महीने का रेंट है, तो हमने अप्रैल से लेकर फरवरी तक का रेंट पे कर रखा है, तो कितना हो गया 11 महीने का 55,000। लेकिन मार्च के महीने का रेंट हमने अभी तक पे नहीं करा, यानी कि 1 महीने का रेंट अभी भी क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। तो अब हम इसकी क्या एंट्रियां करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या एंट्री होंगी। तो देखो सबसे पहले तो रेंट पे करने की एंट्री क्या, सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है और हमने 55,000 रुपये पे कर दिए, है ना, एसेट कम हो गया। फिर दूसरी एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मार्च का जो रेंट है वो भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन वो हमने देखो पे नहीं करा, तो हमने बैंक को क्रेडिट नहीं करना, हमको रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करना है, क्योंकि नाउ इट इज़ आवर लायबिलिटी। ये हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। बचपन में करते थे ना आप ये 11th में, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एंट्री होती थी एडजस्टमेंट एंट्री, अब पता नहीं याद है कि नहीं। और फिर उसके बाद ईयर के एंड पर आप ये रेंट का एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, देखो ये भी 55,000 का रेंट और 5,000 का रेंट, मतलब टोटल कितना रेंट हो गया 60,000 का। तो आपका टोटल 60,000 का रेंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। तो एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन आए एंट्री वाला तो वो, और चाहे रेंट का क्वेश्चन आए एंट्री वाला तो ये। ठीक है भाइयों बहनों, तो आप थम्स अप भेजो और आप ओके कहो कि भाई क्लियर है। चलो, तो ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट सवाल। नहीं, एंट्री क्लब नहीं करनी, वृंदा दीदी पूछ रही हैं कि हम एंट्री क्लब कर सकते हैं। नहीं, एंट्री क्लब नहीं करनी। देखो अगर एंट्री क्लब करने लगे तो फिर तो बच्चा रेंट से रेंट काट देगा, है ना, तो फिर तो बच्चा सीधी एंट्री कर देगा भाई पीएनएल डेबिट, और वो नहीं करना। हाँ, टू बैंक और टू रेंट पेबल, वो नहीं करना, ठीक है ना, क्लब नहीं करना, यही करना है। तो अब बिल्कुल किसी बच्चे को अपना दिमाग नहीं लगाना, अब क्योंकि 4 दिन बचे, अब बुद्धि लगाने का समय गया, अब तो जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, मतलब अब बच्चे दिमाग अपना वो ना लगाएं कि हम मर्ज कर सकते हैं क्या, नहीं करो, कोई पंगे नहीं लेने, हमें 3 नंबर चाहिए। चलो, उसके बाद जो टॉपिक है वो मैंने इसलिए ऐसे बना के रख लिया, मैंने कहा कि ये तो बच्चा गली मोहल्ले में जानता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, लेकिन फिर भी आपसे मुंह से सुन लेता हूँ जल्दी से कि डेबिट साइड में आप क्या क्या चीज़ें लिखते हो इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को दोगे तो, इसके अलावा पार्टनर की सैलरी अगर पार्टनर को दोगे तो, इसके अलावा पार्टनर का कमीशन अगर पार्टनर को दोगे तो, और 2
जनरल रिजर्व या रिजर्व मतलब अगर कुछ पैसा आप अपने रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे तो ठीक है। क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट, वैसे एक्चुअल में ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज हैं आपके जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो इस प्रॉफिट में से पहले आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, पहले आप उसको पे करोगे। हाँ, मैनेजर कमीशन, क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये भी है। और रेंट टू पार्टनर, अगर आपने कोई रेंट पे करा टू पार्टनर, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो आपके पहले प्रॉफिट्स को वो कम करेगा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हाँ, अगर कोई इनकम हो रही होगी तो वो आ जाएगी क्रेडिट साइड पर, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मतलब एक हम ब्रीफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कर रहे, लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आई होप सबको पता ही होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। टोटल आप कर देंगे और टोटल करके आपका जो बैलेंस बचता है वो होता है हमारा एक तरह से वो वाला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जिसे आप ट्रांसफ़र कर देते हो कहाँ पर, या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, है ना। तो ये मतलब एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, आई होप वो सबको ही पता होगा, उस पर कोई लंबी चौड़ी मेरे बताने वाली बात वैसी नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है जी एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल 5 लाख ईच, ठीक है। एज द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो तो थोड़ा सा मतलब ये मंथली शंथली, क्वार्टरली वीकली, ये सब शब्द होंगे, इन पे फोकस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि मंथली सैलरी का मतलब ये होगा कि हम पूरे साल का निकालेंगे अब, तो मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच का मतलब हो गया पूरे साल का 1,20,000। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 50,000 ईच, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने हमें दे रखा है 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी हैं एक्स की 3,000, वाई की 5,000। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 2 लाख, फर्म को 2 लाख का लॉस हुआ है साल के दौरान। पास द जर्नल एंट्रीज, तो पहले तो कह रहा है जर्नल एंट्रीज करो, ठीक है। एंड प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, तो अब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक बार आप बनाओ। चलो ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों ने तो किताब से देखकर सही आंसर चिपका दिया है, ठीक है। अंश का गलत आ रहा है। चलो तो देखो, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन, देखो शक्ल से, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर कटवा सकता है बहुत बच्चों के। चलो तो मैं सिखा देता हूँ, देखो एंट्री तो हम बाद में देखेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बेसिकली देखो, बड़े ध्यान से देखो, इस बार हमारी फर्म को लॉस हुआ है, उसने बोला कि हमें लॉस हुआ है 2 लाख का, तो आपको लॉस हुआ तो इसीलिए डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा पहले 2 लाख, ये तो गिवन है ना, ये तो फिगर क्या है, गिवन। अब आपने आईओसी दे दिया होगा या लिख लिया होगा शायद, है ना, जोशबाजी में लिखा होगा ना। हाँ, तो बस ये ही मुझे गलती करवानी थी, मज़ा आ गया। अब ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो अब आप गलती नहीं करोगे। अब पढ़ो लॉजिक। अब आपको भी आईओसी नहीं देना, क्यों नहीं देना, उसका लॉजिक है। अभी हम ऑलरेडी 2 लाख के लॉस पे हैं, फर्म ऑलरेडी अभी 2 लाख के लॉस में है। अब आईओडी जो है वो तो चलो फर्म की इनकम हो गई, तो उसको आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया होगा, वो तो आ गई 8,000। लेकिन क्या हमारे पास इतने सफिशिएंट पैसे हैं अभी कि हम पार्टनर्स को आईओसी दे सकें? नहीं है, तो आप इसमें आईओसी नहीं दे सकते, पढ़ो नोट। इनफैक्ट आपने शायद सैलरी भी लिख दी होगी, तो वो भी नहीं दे सकते, आपके पास पैसे ही नहीं है उतने। तो सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट आर नॉट अलाउड बिकॉज फर्म हैड इनकर्ड लॉस। भाई बात समझ आ गई? तो आपका सिंपल बस लॉस बच जाएगा 1,92,000, खत्म, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। आप कैसे दे रहे हो आईओसी और सैलरी? हाँ, या तो मेरे पास पैसे होते तो मैं आईओसी, हाँ हम तो पहले ही लॉस में, ठीक है, समझ आ गया ना पॉइंट। तो ये था इस क्वेश्चन में। बाकी एंट्री बस आपको दिखा देता हूँ। एंट्री खैर सिंपल होती है। एक एंट्री होती है जो हम लॉस को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एंट्री हो गई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, है ना, नेट लॉस लिखने की। उसके बाद जो हमने आईओडी लिया उसकी एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, पहली एंट्री ये, और दूसरी एंट्री आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मतलब ये दोनों एंट्रियां आईओडी की हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है।
और फिर जो लास्ट में हमारा लॉस निकला था 1,92,000 का, जो एक्स और वाई को मिलेगा, तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। ठीक है, बट आपको अच्छी चीज़ समझ आई कि किस बात का ध्यान रखना है ना। चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो देखते हैं। A and V are partners sharing profits in the ratio 3:2. A is a non-working partner and contribute 20 lakh as his capital. Vijay is working partner. The partnership deed provides for interest on capital 8% per annum and salary to every working partner. तो वर्किंग पार्टनर एक तरह से विजय ही है, तो मतलब सैलरी टू विजय लिखना चाह रहा है वो इनडायरेक्टली, एट द रेट 8,000 रुपये पर मंथ, एक महीने की सैलरी है वो। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 80,000। तो इस बार हमारे पास प्रॉफिट है 80,000 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक बार बनाओ P&L अप्रो जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बनाओ भाई, जल्दी से बनाकर भेज, बताना कि हो गया। IOD की एंट्री कंबाइन मत करना दिव्या, पंगेबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। हाँ मतलब कोई करने की कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बताओ, इसमें स्टेप बताओ। चलो अब जितना सॉल्व हुआ हुआ, आगे बढ़ने का समय है। उनका रेशियो निकालना पड़ेगा, वेरी गुड। तो आपने जब IOC निकाला होगा तो आपका IOC कितना आया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला होगा 1,60,000, और सैलरी जो निकाली होगी वो कितनी निकाली, 96,000। तो अगर आप ये दोनों देखोगे वैल्यूज़, तो ये हो गई 2,56,000, और आपका प्रॉफिट कितना है आपके पास, खाली 80,000। तो इस टॉपिक का नाम है कि जब हमारे एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होते हैं अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हमें इन एप्रोप्रिएशंस का रेशो निकालना पड़ता है ना। तो अब देखो, अब एप्रोप्रिएशंस का अगर आप रेशो निकालोगे तो वो रेशो मतलब कितना आएगा, 5:3। अगर आप इसका रेशो निकालते हो 1,60,96, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये रेशो आएगा 5:3। तो आपको अपने अवेलेबल प्रॉफिट को अब 5:3 में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा 80,000 प्रॉफिट है ना, इसे आप 5:3 में डिवाइड करोगे तो इंटरेस्ट खाली 50,000 दोगे और सैलरी खाली 30,000 दोगे। ये इसमें बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना। तो आप इंटरेस्ट 50,000 दोगे और सैलरी 30,000 दोगे। तो जब भी हमारे एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होते हैं तो हम एप्रोप्रिएशंस का रेशो निकाल कर प्रॉफिट को उस रेशो में बांट देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो छोटा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मतलब ये कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल सी कहानी याद रखनी है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है ना, तो ज़्यादातर तो इसको हम टाइम बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। टाइम बेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कैपिटल 3 महीने तक रखी तो 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर अगर वो चेंज हो गई, आपने उसको बढ़ा दिया या घटा दिया, तो फिर उस हिसाब से हम आगे इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर हमारे पास कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है तो हम इस इंटरेस्ट को सीधा सीधा किस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर, है ना। तो आपको बस इसमें कॉन्सेप्चुअल वे में एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल काफ़ी टाइम पर नहीं दी होती, मिसिंग होती है। तो फिर आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, तो देखो उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस IOD प्लस लॉस अगर है तो, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस पार्टनर की सैलरी माइनस IOC माइनस प्रॉफिट अगर है तो फिर ओपनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका यूज़ हो सकता है कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करवाने के टाइम पर, कि ओपनिंग कैपिटल आपको बोल दे कि मिसिंग है या मतलब नहीं देगा, तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी बात मतलब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसका ध्यान रखना है हमको। ठीक है, ये छोटा फॉर्मूला है।
बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये भी देखते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, A and B have capital of 4 lakh and 2 lakh respectively and interest on capital is to be allowed at 6% per annum। तो आप 6% इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो कितना आएगा? हाँ इधर आ जाओ, इधर नहीं लगेगी ठंड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें निकालना है 6% पर एनम। तो एक बार 6% जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा 4 लाख का और 2 लाख का? 24,000 और 12,000। तो हमें इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लिखा है एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 30,000, लेकिन हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ कितना है 30,000। तो आपको जो इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 24 और 12,000 ज़्यादा देना है, 36,000 है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कम है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 24 और 12 का रेशियो क्या बन गया 2:1। तो हम 30,000 को 2:1 में देखो डिवाइड कर देंगे, तो इसे मिलेगा सिर्फ 20 और दूसरे वाले को मिलेगा सिर्फ 10। तो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पहले भी देखा, 2:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मान लो ये लिखा होता, अगर क्वेश्चन में लाइन चिपका देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, नहीं तो फिर हमें पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ता, मतलब फिर हम ए और बी को 24 और 12,000 पूरा आईओसी पे करते और उस केस में फिर हमारा लॉस आ जाता 6,000 का। इसी में बना देते और इसी में लॉस भी निकाल देते, लेकिन लॉस आ जाता, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर इंटरेस्ट के बारे में वो बोल दे कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन इट इज़ अलाउड वेदर फर्म इनकर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। बाकी इसके बाद एक छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मैंने लगा रखा है आपके लिए, ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को रिजर्व में डालने की कलाकारी, वो भी पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3। ठीक है, रेशियो दे रखा है। देयर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, एक्स की 5 लाख, वाई की 4 लाख। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 72 and 50 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू वाई एट 5,000 पर मंथ वॉज 8 लाख। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। बस मुझे ये डिस्कस करने के लिए लगाना था सवाल। तो देखो, अब एक टर्म होती है डिविजिबल प्रॉफिट, या इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह देते हैं, है ना। तो हमें इसके बारे में बस पता होना चाहिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे या बनाते हो तो उसमें आप आईओसी लिख लोगे पार्टनर्स की जो भी आ रही हैं, एक्स की, वाई की, ठीक है, वो आ गई 45। आप सैलरी लिख लोगे, वो आ गई 60। अब आपको जनरल रिजर्व में जो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसके बारे में बोल रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो ये नेट प्रॉफिट है ना, जो ये आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, उस नेट प्रॉफिट में आपको जो भी एप्रोप्रिएशंस आपने दिए पार्टनर्स को वो पहले माइनस करने पड़ेंगे और फिर जो बचेगा उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, इसीलिए गड़बड़ कई बच्चे करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली 8 लाख का 10% निकाल दोगे तो ये फिगर नहीं आएगी, वो गलत आएगी। तो आपको पहले 8 लाख में से एप्रोप्रिएशंस माइनस करने पड़ेंगे, वो देखो नीचे दिखा रखा है ना। तो आप 8 लाख में से पहले एप्रोप्रिएशंस माइनस करोगे, तब आपके पास जो बचेगी फिगर उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये तो इसलिए था। फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, दोनों एंगल से पता होना चाहिए, चाहे थ्योरी में पूछ ले या फिर प्रैक्टिकल के अंदर भी आ सकता है। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये परमानेंट नेचर का है,
यानी कि ये आपने अपनी कैपिटल से ही पैसे निकाल लिए हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये टेम्परेरी नेचर का है कि आप सिर्फ थोड़े समय के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के घर ले जा रहे हो, लेकिन आपकी कैपिटल इससे कम नहीं होगी, है ना, आप अपनी कैपिटल कम नहीं कर रहे। तो मेन चीज़ बस आपको ये ध्यान रखनी है, जब हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करते हैं, तो उस पर कभी भी आप आईओडी कैलकुलेट नहीं करोगे। इनफैक्ट उस पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, या उसका मतलब इफेक्ट किस चीज़ पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आएगा। लेकिन जब हम ड्राइंग्स की बात करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर ही आप हमेशा क्या कैलकुलेट करते हो, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंद करो किताब, फिर खोल ली किताब, किताब नहीं खोलनी, किताब घर जाके खोलनी है, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ सुनते रहो तो याद रहेगा ये पॉइंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए देखो दो बातें हो सकती हैं। पहले केस 1 देख लेते हैं, वो इजी वाला है। केस 1 में ये होता है कि अगर हम अनइक्वल अमाउंट्स निकाल रहे हैं और अलग अलग डेट्स पर निकाल रहे हैं, मतलब जैसे आप किसी भी डेट पर कुछ भी पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो जैसे ये एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, 1 मई को 2000 निकाले, 1 अगस्त को 5000 निकाले, 30 सितंबर को 2000 निकाले, ऐसे अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट्स विड्रॉ करें। तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इंटरेस्ट, आप सबसे पहले एक कॉलम बनाओगे, कॉलम का नाम होगा नंबर ऑफ मंथ्स या टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। तो आप 1 मई से अगर 31 मार्च तक टाइम गिनोगे तो कितने महीने हो गए, 11 मंथ्स। उसके बाद आप अगर 1 अगस्त से 31 मार्च तक टाइम गिनोगे तो कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स। तो ऐसे आपके सारे मंथ्स आ जाएंगे, ऐसी 30 सितंबर से 31 मार्च, 31 जनवरी से 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च, तो क्योंकि सेम ही देना तो 0 मंथ। उसके बाद आपको चौथा कॉलम कौन सा बनाना होगा, प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट का टोटल आ गया नीचे 17,000 और प्रोडक्ट का टोटल आ गया 86,000। अब बताओ फॉर्मूला इंटरेस्ट का, बिना किताब में से देखे याद है तो, टोटल प्रोडक्ट नहीं, तो यही याद रखना है, इसीलिए तो खेल करा। तो पहले इतना खेल समझ आ गया, क्या करना है, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, तो आपको टाइम लेफ्ट लिखना है और फिर प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, पहले इतना करना है। तो फॉर्मूला होता है इसका टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये स्टैंडर्ड है। तो देखो टोटल प्रोडक्ट मतलब 86,000 इंटू रेट आपको 15% दे रखा है, तो 15/100 इंटू 1/12, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको चेंज नहीं करना। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया इंटरेस्ट, 1075, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब इररेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो इस तरह से हम निकालते हैं। दोबारा मुंह से बोल दो चाहे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। फिक्स फॉर्मूला है, यही लगाना है प्रोडक्ट मेथड का। अच्छा, फिर अगर कोई पार्टनर यूनिफॉर्म तरीके से यूनिफॉर्म इंटरवल में पैसे विड्रॉ करता है, मतलब हर महीने, हर क्वार्टर या इस तरह से, यानी कि उसका अमाउंट भी फिक्स है और टाइम इंटरवल भी फिक्स है, तो क्या फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता ही होगा वैसे तो, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड क्या है वो मेरे को जल्दी से बता दो। अगर आप मंथ की बिगिनिंग में निकालते हो तो क्या होता है एवरेज पीरियड, मतलब नहीं 6.5, मतलब का समय तो गया सीखने का वो। फिर अगर आप मंथ के मिडिल में निकालते हो तो एवरेज पीरियड कितना होता है, 6, और अगर आप मंथ के एंड में निकालते हो तो एवरेज पीरियड कितना होता है, ऑनलाइन वाले चीते बता रहे हैं 5.5। फिर बताओ इशिता रानी, क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालते हैं तो 7.5, और क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करते हैं तो 6, क्वार्टर के एंड में करते हैं तो 4.5।
ठीक है, तो ये याद रखने, ये एवरेज पीरियड्स हैं स्टैंडर्ड, जो एवरी मंथ के बिगिनिंग, मिडिल या एंड, या फिर क्वार्टर के मिडिल मंथ बिगिनिंग, मिडिल और एंड के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड है। बाकी हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि कैसे निकला, वो फॉर्मूला, वो दूसरा तरीका है। चलो ठीक है, तो अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो कई बार मतलब आ जाता है, लेकिन एक दो बातें ध्यान रखनी है। जैसे एक छोटा सा नोट देख लो। अब जैसे कई बार हमें ड्राइंग्स की डेट नहीं देगा, मतलब उसने लिख दिया कि टोटल ड्राइंग दे दी, डेट नहीं देगा उसकी, और हमारा मान लो अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने से कम का है, जितना भी है हमें नहीं पता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टोटल ड्राइंग को हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं। तो जैसे मान लो 1 साल की ड्राइंग्स दे रखी हैं तो हम कर देंगे इंटू 6/12, है ना। 6 महीने की ड्राइंग्स दे रखी हैं तो भी हम कर देंगे इंटू 6/12, मतलब हम उनको आधा कर देते हैं ड्राइंग को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने की, जैसे अगर आपको ड्राइंग्स के रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दे रखा, मान लो खाली इंटरेस्ट ऐसे दे रखा है, जैसे आप ये इलस्ट्रेशन का छोटा सा एग्जांपल देख लो, इसमें लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट 10% इफ़ ही विड्रॉ 2.5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। तो आप सीधा सीधा इसमें क्या ले लोगे, 10%, फिर इसमें आपको 6/12 नहीं करना। और अगर यही रेट के आगे पर एनम लिखा होता तो फिर आप जब इंटरेस्ट निकालते तो आप 10/100 करके क्या करते, इसको 6/12 करते। तो अगर पर एनम दिया होता तो 6/12 कर लेते हैं, हाफ ऑफ द पीरियड कर लेते हैं। अगर पर एनम नहीं दिया होता तो फिर हम हाफ ऑफ द पीरियड नहीं करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अब आपको करना है। तो ऑनलाइन के चीते भी तैयार, ऑफलाइन के चीते भी तैयार, इश्तरानी भी तैयार। चलो, तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, एक ही केस कर लो बस, पहला वाला जल्दी से करके देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से करना फटाफट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राम्स मंथली ड्राइंग, आपको राम की मंथली ड्राइंग निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, इन द फॉलोइंग केस। तो आप अभी एक ही केस कर दो, एक हो गया तो बाकी भी हो जाएंगे। कह रहा है व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1300 रुपये, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1300 रुपये है, ये दे रखा है। एंड ही विड्रू फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बस चलो, तो अब अपने आप निकालो, 2 मिनट रुकूंगा बस, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी निकाल रहे हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं लिख देता हूँ, हाँ ये भी बात ज़रूरी है, फिर बच्चे बाद में इम्पॉर्टेंट वेरी वाला एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो अलग अलग आ रही है। चलो अब देख लेते हैं एक बार कि क्या है। आओ देखो, अब आप क्या करो, अब देखो आईओडी का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, ऊपर ये लिखा था, है ना, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो आईओडी हमें देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल ड्राइंग को x ले लो, क्योंकि रेट भी गिवन है और एवरेज पीरियड हमें पता ही होता है। तो अगर हम टोटल ड्राइंग को x ले लें तो हमारा देखो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना लिया आपने, 6.5, है ना, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ मंथ है। तो आईओडी है 1300, टोटल ड्राइंग है x, फिर सारी चीज़ें पुट कर दी, तो x का आंसर कितना आएगा, x का आंसर कितना आ रहा था बताओ, टोटल ड्राइंग का आंसर कितना आएगा फिर सॉल्व करके, तीन लाख 12,000 अपॉन 13 करना, कितना आया, $24,000। तो टोटल ड्राइंग 24,000 आ रही है। तो देयरफॉर मंथली ड्राइंग कितनी हो गई, अगर वो हर महीने पैसे निकाल रहा है, मंथली ड्राइंग बताओ ना कितनी है, ये सही आ रहेगी बच्ची, 2,000 रुपये पर मंथ। तो आपकी मंथली ड्राइंग निकलेंगी 2,000 रुपये पर मंथ। तो ऑनलाइन के भी बहुत सारे चीतों का गलत,
ठीक है भाइयों बहनों, अब देख लेना, ऐसे करना है एग्जाम में और ये क्वेश्चन आएगा पक्का। तो सही आंसर है 2,000 रुपये पर मंथ। बट समझ आया? सबको क्लियर हो गया? चलो, अब उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें हमसे कुछ एरर्स हो जाते हैं जिन्हें हमें रेक्टिफाई करना होएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, देखो बड़े ध्यान से सुनना। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले आप ये समझो कि पहली वैरायटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम कोई सिंगल एप्रोप्रिएशन में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सिंगल एप्रोप्रिएशन में कोई मिस्टेक करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आईओसी नहीं दिया, या हमने आईओडी नहीं लिया, या हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, या हमने आईओसी ज़्यादा दे दिया, या हमने आईओसी कम दे दिया, मतलब सिंगल मिस्टेक होती है। तो उसमें आप के स्टेप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। उसमें आप क्या करते हो, मान लो आपने आईओसी नहीं दिया तो आप आईओसी को क्रेडिट कर दोगे, मतलब दे दोगे, और वो जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर से वापस ले लोगे, मतलब डेबिट कर दोगे, तो ब्रैकेट लगा दोगे, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट आ जाएगा। सिंपल। तो ये सबसे सिंपल तरह के सवाल होते हैं जिसमें आपसे सिर्फ एक चीज़ कोई भी सिंगल एप्रोप्रिएशन में मिस्टेक करवाता है। ठीक है, दूसरे तरह के होते हैं जिसमें आपसे वो मल्टीपल एप्रोप्रिएशन में मिस्टेक्स करवाता है। जैसे कि वो कह देगा कि आपने आईओसी भी नहीं दिया और आपने आईओडी भी नहीं लिया। आमतौर पे इस तरह का चलता है कि आपने आईओसी भी नहीं दिया और आपने आईओडी भी नहीं लिया। तो इसमें कुछ इस तरह के स्टेप्स आपको सिखाए थे कि जैसे आईओसी आपने नहीं दिया तो उसे आप क्रेडिट कर दो। मान लो सैलरी भी नहीं दी फॉर एग्जांपल, तो सैलरी भी को भी आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, और आईओडी आपने लिया नहीं पार्टनर से, तो आईओडी को हम डेबिट करते हैं। तो इसमें फिर जो मैंने रूल सिखा रखा था भगवान कृष्ण वाला कि कमज़ोर का साथ देना है, वो याद है स्टोरी कि दो टीम्स हो गई, एक क्रेडिट्स के सारे अमाउंट हो गए, एक डेबिट के सारे अमाउंट हो गए। ठीक है ना, मतलब ऐसे बना देता हूँ कि आप सारे पहले क्रेडिट्स के अमाउंट जोड़ लो येलो वाले, और आप सारे फिर डेबिट्स के अमाउंट जोड़ लो ब्लू वाले। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, येलो और ब्लू का जो डिफरेंस होगा, उस अमाउंट से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी, मतलब अगर डेबिट का टोटल कम है तो डेबिट करना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट का टोटल कम है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब ये रूल थे, ये स्टेप्स थे, ये आपको याद रखने, और फिर आपका वो नेट इफेक्ट बन जाएगा। तो दूसरी तरह के मतलब क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के। ठीक है, पहले इतना क्लियर हो गया। इन दोनों तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, या क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता होता है कि इसमें हमारे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन जो थर्ड और आखिरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन डाल देता हूँ, उसमें हमारे साथ क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कुछ गलत होता है, यानी कि हमने गलत रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा होता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि पार्टनर्स का रेशियो इक्वल था लेकिन हमने 3:1 में बांट दिया, या पार्टनर्स का रेशियो 2:3:1 था, हमने 5:3:2 में बांट दिया, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत होगा। या कई बार हम कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसका ओमिशन कर देंगे तो भी यही वाले स्टेप लगेंगे। अगर हम किसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ओमिशन कर देते हैं, या हम रिजर्व को देना भूल गए, रिजर्व का ओमिशन कर देते हैं, तो भी यही वाले स्टेप्स लगेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तीसरे तरह के क्वेश्चनों में सेम स्टेप्स लगते हैं। अब वो क्या लगते हैं याद है? अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही, शाबाश। इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना पड़ता है। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ता है, और वो भी रॉन्ग रेशियो में। ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं ना जिसमें हमने प्रॉफिट गलत बांट रखा है, तो उसमें पहला स्टेप हमारा होता है कि रॉन्ग प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में हमें वापस लेना है। ये ध्यान रखना है। और उसके बाद सेम स्टेप्स होते हैं हमारे जो हमने दूसरे वाले में लगाए कि अगर आईओसी देना भूल गए तो वो दे देंगे, सैलरी देना भूले तो वो दे देंगे, जो भी चीज़ें हैं मतलब देना भूले वो सब लिख देंगे। और फिर उसके बाद हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ता है।
इसके लिए कृष भाई जो तुम कह रहे थे ना कि अकाउंट बनाना है, वो बना भी सकते हो, नहीं तो वो बिना बनाए भी निकाल सकते हो आप करेक्ट प्रॉफिट सिंपली माइनस करके। तो आपको करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसमें आपके सबसे लंबे स्टेप्स चलेंगे इस तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन की वैरायटी है और उसमें कौन सा स्टेप आपको लगाना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मतलब आपके सवालों में इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के, या तो सिंपल मिस्टेक्स होंगी या मल्टीपल मिस्टेक्स होंगी, या फिर वो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहेगा कि गड़बड़ हो गया, तो फिर आपको वो स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके 2-4 सवाल देख लेते हैं, आप भी एक बार जल्दी से करके देखना, मैं भी कुछ कोशिश करूँगा आपको बताने की। बाकी मैं इसमें लिख देता हूँ कि इसमें आप रट नहीं सकते, डू एट लीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। तो आपको तभी खुद वैरायटी समझ आएगी, बाकी ऐसा नहीं है कि स्टेप्स आप सोचो कि हम रट लेंगे, थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये देखते हैं जल्दी से, ये सिंपल वाला है। P&Q वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses equally. Their fixed capitals were 1,00,000 and 50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 10% per annum. The profits were distributed without providing interest on capital. ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, आप वैरायटी बताओ, फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला। तो इसमें हम सिर्फ IOC देना भूल गए। तो आप एक बार स्टेप्स बताओ बस सिंपल क्या होंगे। आप 10% इंटरेस्ट निकालोगे, वो आएगा कितना, 10,000 और 5,000। तो वो आपको क्या लिखना पड़ेगा, IOC क्रेडिट। तो मैं ऐसी शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ। तो आप दोनों पार्टनर्स को 10,000 और 5,000 इंटरेस्ट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फिर इन दोनों अमाउंट को जोड़ लो, कितना आ गया, 15,000। तो इसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, मतलब इक्वल रेशियो में क्या करोगे, उनसे वापस ले लोगे, डेबिट कर दोगे 7,500 7,500। तो बस जो आंसर आएगा, मतलब जो नेट इफेक्ट आएगा वो बन जाएगा। तो पहले पार्टनर्स का पॉजिटिव आएगा, दूसरे पार्टनर का नेगेटिव आएगा। तो देखो आगे ना, देखो तो पहले पार्टनर का P का पॉजिटिव आ रहा है 2,500 क्रेडिट, और दूसरे पार्टनर Q का क्या आ रहा है, 2,500 नेगेटिव। सिंपल, एंट्री तो बना ही लोगे। फर्म तो बनाते हम नहीं है, मतलब बाकी किताब वाले तो कुछ भी करें, उससे हमें क्या। ऐसी देखो ये भी देख लो फटाफट। अब इसमें देखो लिखा है XYZ शेयर्ड प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000 इन द रेशियो 2:1, बट द पार्टनरशिप वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1। अब ये कौन सा एरर है, थर्ड वाला रॉन्ग रेशियो। वापस रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को अपने को वापस लेना पड़ेगा। तो मतलब इसमें स्टेप्स पता है कैसे बनेंगे। आपका 1,50,000 का प्रॉफिट है ना, तो पहले आप इसको रॉन्ग रेशियो में क्या करोगे, तीनों पार्टनर से वापस लोगे, 2:2:1 में डेबिट करोगे। समझ आ गया ना। पहले इसको हम क्या करेंगे, वापस लेंगे, रॉन्ग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। तो कितना आएगा, 60-60-30। और फिर करेक्ट प्रॉफिट तो यही है, उसको करेक्ट रेशियो मतलब इक्वल रेशियो में क्रेडिट करेंगे। तो इक्वल बांटोगे तो कितना आएगा, 50-50-50। तो अब देखो आपका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, पहले पार्टनर का नेगेटिव आ गया तो 10,000 डेबिट, दूसरे पार्टनर का भी नेगेटिव आ गया तो 10,000 डेबिट, तीसरे पार्टनर का पॉजिटिव आ गया 20,000 तो Z क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझ आए स्टेप। अब ऐसे ये वाला एक और देखो, सिंपल है। पहले XYZ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। तो अब देखो
इसका मतलब है कि हमारे को 8% इंटरेस्ट देना था, पर हमने उनको गलती से 10% दे दिया। तो इसका मतलब आपने कितने परसेंट ज़्यादा दे दिया? 2% ज़्यादा दे दिया। तो आप इसमें सिंपल 2% इंटरेस्ट निकाल लो XYZ का। तो 2% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6,000, 4,000 और 2,000। तो अब क्योंकि ये हमें उनसे वापस लेना है तो हम लिखेंगे IOC डेबिट। तो हम ये तीनों से वापस ले लेंगे। और अब इन तीनों अमाउंट्स को जोड़ो, कितना आ गया? 12,000। तो इसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 में क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो 5:3:2 में क्रेडिट करो एक बार, तो कितना आएगा? 6,000। उसके बाद 3,600 और 2,400। तो अब अगर नेट इफेक्ट निकालोगे तो पहले का तो ज़ीरो हो गया, दूसरे वाले का -400 तो उसे डेबिट कर देंगे, तीसरे वाले का +400 तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो देखो एंट्री क्या बन गई? Y डेबिट 400 टू Z। ठीक है, तो आपको स्टेप्स याद रखने। अब ये आपको दे देता हूँ, थोड़ा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन हो जाएगा। तो हो जाओ भाई ऑनलाइन वाले चीज़ तैयार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ इसमें। 31 मार्च 2023 ये वाला आएगा, पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है? ऑन 31 मार्च बैलेंसेज ऑफ कैपिटल ऑफ EMA आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग वर 1,60,000, 1,20,000 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें आपको ये जो कैपिटल दे रखे हैं, ये कौन से कैपिटल दे रखे हैं? क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, तो पहले आप ये देखना गलती क्या क्या हुई। दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। तो आप दो चीज़ें भूल गए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया। बाकी लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 40,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर E&M ईच विड्रू ए टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये आपको सिखाई दिया, आप निकाल लोगे IOD। एंड अहमद विड्रू ए टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अहमद का भी आप निकाल लोगे। फिर तीसरा दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो ये आपको IOD और IOC के रेट दे दिए, ठीक है। तो ये कौन सा एरर चल रहा है अभी तक वैसे बताओ? सेकंड वाला। इसमें मल्टीपल एप्रोप्रिएशंस का ओमिशन चल रहा है। और फोर्थ में लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स वाज 2:1:1। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है पार्टनर्स का वो है 2:1:1। तो ये थर्ड वाला नहीं है, ये भी कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को। अब इसमें कहीं प्रॉफिट तो गलत नहीं बटा ना, तो ये थर्ड वाला नहीं है, ये सेकंड वाला है ना। ये सेकंड वाला कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें दो चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें भूले हो आप। IOC देना भूल गए और IOD लेना भूल गए। अब पहला देखो, पहला स्टेप तो क्या होगा? आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी। तो इसमें वो ऊपर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी कितनी निकाली? भाई ये तो नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, जब कुछ नहीं बोलता तो हम तो यही मानेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो क्या फॉर्मूला था? देखो क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है प्लस ड्राइंग्स जो गिवन है माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपने किस रेशियो में बांटा होगा? क्या रेशियो दे रखा है? देखो प्रॉफिट को 2:1:1 है ना। तो 40,000 को 2:1:1 में बांट दो, 20:10:10। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आपको ना पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये आएगी 164, 134 और 118, ठीक है। मतलब स्टेप समझ आए ना आपको क्या है? तो आपका IOC जो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इसका 10% निकल जाएगा, 16,400, 13,400 और 11,800। ये तो हो गया IOC। फिर आप IOD निकालोगे। तो IOD निकाला था एवरेज पीरियड लगा के, तो वो कितना कितना निकला होगा? वेरी गुड। उन दोनों का तो 650, 650
और अहमद का निकलेगा 1100। अहमद ने एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करा तो उसका एवरेज पीरियड होगा 5.5/12, और एलन और मोनू ने बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करा, उनका एवरेज पीरियड होगा 6.5/12। ठीक है, अब स्टेप बताओ कि वो एंट्री कैसे बनेगी, इसमें क्या स्टेप सिखाए थे? देखो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप क्रेडिट करोगे 16,400, 13,400 और 11,800, और आईओडी आपने लिया नहीं है तो वो डेबिट करोगे 650, 650 और 1100। अब आप ये दोनों टीमों का टोटल करो कि क्रेडिट की टीम में कितने हैं, मतलब ये नीले रंग वाले कितने हैं, और ये डेबिट की टीम में कितने हैं, पीले रंग वाले। डेबिट का टोटल मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट का आप करो, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। कितना है क्रेडिट का? 41,600। ठीक है, क्रेडिट का टोटल है 41,600 और डेबिट का टोटल तो है 2,200, 22 नहीं 24, हाँ सॉरी 2,400, हाँ 2,400। तो अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 39,200। तो हम 39,200 को 2:1:1 में क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि कौन सी टीम कमज़ोर है? डेबिट की। तो हमें कमज़ोर टीम का साथ देना है। तो अब 39,200 को बांटो ज़रा 2:1:1 में। 19,600 और 9,800 और 9,800। तो अब जो नेट इफेक्ट बनेगा वो तीनों पार्टनर्स का आंसर आ जाएगा। तो एक बार निकाल सकते हो जल्दी से। तो इसका तो आ रहा है 3,850 नेगेटिव, और दूसरे का इसका आ रहा है 2,950 पॉजिटिव, और लास्ट वाले का 900 पॉजिटिव। तो आपका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहले वाले को डेबिट कर देंगे और दूसरे दोनों को क्रेडिट कर देंगे। मतलब आपको स्टेप समझ आ रहा है ना, स्टेप क्या अप्लाई करना है? तो देखो इसलिए क्या एंट्री बन गई, पहले वाले को डेबिट कर दिया 3850 और बाकी दोनों को क्रेडिट कर दिया 2950 और 900। अगर तुमने ये स्टोरी डाली, ठीक है, समझ आ रहा है, तो पहले भी पढ़ाई कर लो। तो स्टेप क्लियर हो गए? चलो ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आ गया, हाँ तो यही आ रहा है, सही है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाइयों बहनों, स्टेप्स याद रखना, और मैंने देखो सॉल्व भी कर दिया। तो आंसर आपका यही बनेगा, ई डेबिट 3850 टू M टू A। तो दोबारा से स्टेप बता देता हूँ क्या है, दोबारा से सुन लो। IOC देना भूल गए तो IOC क्रेडिट, IOD लेना भूल गए तो IOD डेबिट, पहले वो लिख लिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है 39,200। तो 39,200 को 2:1:1 के मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, कमज़ोर टीम का साथ देना है। चलो कृष बाबू अब ये वाले में हाथ आजमाओ। चलो ये पढ़ लेते हैं, पढ़ के फिर एनालाइज करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या है। ABC were partners, their capital were 30, 20, 10 respectively. According to the deed they were entitled to IOC at 5%, ठीक है। B was entitled to draw a salary of 500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ का मतलब 6,000, ठीक है। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital but before charging salary। तो मतलब प्रॉफिट में से पहले आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे और फिर 5% कमीशन निकालोगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड
इन द रेशियो 5:3। तो ये बताओ कि ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन हो गया? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें हमने रेशियो गलत बांटा है। मतलब हमारा रॉन्ग रेशियो जो है, गलती से हमने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। कैपिटल का रेशियो क्या है? 3:2:1। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमने गलती से 3:2:1 में रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया है, जबकि सही रेशियो होना चाहिए था 5:2:3। तो ये आपका बेसिकली टाइप 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मतलब इस पर तो एक तारा और लगा देता हूँ एक्स्ट्रा इस बात का कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट क्वेश्चन है। आपने गलत रेशियो में भी बांटा, प्लस आप 3 चीज़ें देना भूल गए। आईओसी नहीं दिया, बी को सैलरी नहीं दिया, और सी को कमीशन नहीं दिया। आईओडी तो खैर इसमें है ही नहीं। तो मतलब 3 एप्रोप्रिएशंस देना भूल गए और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। तो मतलब ये बिल्कुल इसको बोलते हैं पिक्चर परफेक्ट क्वेश्चन, कि ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो होना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखो दिल्ली 2010 में आया था, और अब ये कब आएगा? मार्च 2023 में। चलो तो इसके स्टेप्स बता दो बस, बाकी सॉल्व तो नहीं करवाता। स्टेप बताओ क्या होंगे। उससे भी पहले पहला स्टेप, हाँ, तो सबसे पहले हम जो रॉन्ग प्रॉफिट है वो वापस लेंगे। तो ये 30,000 है ना, 30,000 प्रॉफिट, इसे हम रॉन्ग रेशियो में 3:2:1 में डेबिट करेंगे। तो देखो पहला स्टेप जो होगा ना, वो कुछ इस तरह का होगा, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट, वापस ले लेंगे। तो हम अपने 30,000 रुपये के प्रॉफिट को 3:2:1 में देखो रॉन्ग रेशियो में वापस ले रहे हैं। तो कितना कितना ले लिया डेबिट? 15, 10 और 5। अगले स्टेप्स क्या होंगे? आईओसी देना भूल गए थे तो आईओसी क्रेडिट कर दिया, सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी क्रेडिट कर दिया, कमीशन देना भूल गए थे तो कमीशन को भी क्रेडिट कर दिया। ये आपके स्टेप्स हो गए। और आखिरी स्टेप होता है कि हमें अब करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उस करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? क्रिश तुम पूछ रहे थे ना कि सर अकाउंट बनाना है क्या? नहीं, आपके पास 30,000 के प्रॉफिट्स थे, उसमें से, हाँ, उसमें से माइनस कर दो ये आईओसी, माइनस कर दो ये सैलरी, माइनस कर दो ये कमीशन। तो देखो कितना बचेगा, करना ज़रा। 30,000 में से माइनस करना 3,000, माइनस करना 6,000 21, और माइनस करना 1350 19,650। हाँ, तो आप 19,650 को करेक्ट रेशियो में क्रेडिट कर दोगे, ये फिगर्स आ जाएंगी। तो बस फिर आपका नेट इफेक्ट जो भी निकलेगा, मतलब ये निकल जाएगा। ठीक है ना? तो आप स्टेप्स पे फोकस करो, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो मतलब अभी हम टाइम वेस्ट क्यों करें। बट आपको स्टेप समझ आ गया? तो पहले रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना है, स्टेप 1। फिर आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, वो क्रेडिट कर देंगे। फिर करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे 19,650, उसे करेक्ट रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार। बट मैंने कोशिश करा सारी वैरायटी कवर करने की। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है वो है गारंटी। ये इजी है। 3 तरह की गारंटी होती हैं जी। पहली कौन सी? जो पार्टनर गारंटी देता है किसे? फर्म को। दूसरी होती है जिसमें फर्म का मतलब हो गया अदर पार्टनर्स, वो गारंटी देते हैं किसको? किसी एक पार्टनर को। और तीसरी गारंटी होती है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। ठीक है ना? तो यही इनकी रैंकिंग होती है। अगर किसी सवाल में मल्टीपल गारंटी हो तो आप सबसे पहले नंबर 1 वाली फॉलो करोगे, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। तो एक आध सवाल देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ये है, P&Q were partners sharing profits in the ratio 5:3. On 1 April they admitted R as new partner for 1/8 share in the profits. चलो तब तक कोई एक बच्चा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना जल्दी से। P और Q जो है वो पार्टनर्स हैं 5:3 रेशियो में। ठीक है, ऑनलाइन में भी बच्चे न्यू रेशियो निकालो जब तक कोई। तो R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स
विद ए गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो आर को गारंटी दी गई है 75,000 प्रॉफिट की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी इन द रेशियो 3:2। तो देखो, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो पी और क्यू किस रेशियो में उसको आपस में बांटेंगे, 3:2। ये उसने दे दिया। अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 4 लाख। फर्म का प्रॉफिट जो हुआ वो 4 लाख रुपए का हुआ। बस कह रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला ही स्टेप ये होगा कि आपको इस 4 लाख रुपए को पी क्यू आर के रेशियो में डिवाइड करना है। तो उसके लिए नया रेशियो पहले निकालो, तभी तो डिवाइड कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। तो नया रेशियो बताओ जी, ऑनलाइन के चीते। ओके, तो ऑनलाइन बिल्कुल सही, 35:, सही है, यही आ रहा है। तो एक बार लिख देते हैं, दोबारा बताना नया रेशियो कितना आ रहा है, 35, हाँ बिल्कुल सही, यही है जी, 35:21:8। ठीक है। तो जब आप 4 लाख रुपीस को डिवाइड करोगे ना इस रेशियो में, तो P का आ जाएगा 21,18,750, Q का आ जाएगा 1,31,250 और R का आ जाएगा 50,000। अब R को लेकिन गारंटी कितने रुपए की दे रखी थी, 75,000 की। तो इसका मतलब कितनी डेफिशिएंसी हो गई R में, अगर उसका शेयर अभी 50,000 निकला है और हमने गारंटी दे रखी है 75,000 की, तो इसका मतलब कितनी गारंटी हो गई, 25,000 की। तो ये डेफिशिएंसी के 25,000 रुपए P और Q में से माइनस हो जाएंगे 3:2 के रेशियो में। तो P में से 15,000 माइनस हो जाएंगे और Q में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। तो ये 25,000 रुपए जो हैं ये R को मिल जाएंगे। तो R का फाइनल आंसर तो बाहर 75 आ जाएगा और P और Q में से माइनस होने के बाद फाइनल आंसर जो भी आएंगे वो बाहर ये आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया स्टेप। चलो ये तो इजी था। बाकी ये क्वेश्चन में सितारा लगा देते हैं भाइयों बहनों, ये ज़रूर करके जाना। आओ पढ़ें। X, Y एंड Z एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। 3 पार्टनर्स 1 जुलाई को पार्टनरशिप बनाते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। X guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at 6% per annum would not be less than 36,000 per annum। ठीक है, तो X ने Z को गारंटी दी है कि भाई तुम्हारा शेयर 36,000 रुपये पर एनम से कम नहीं होगा। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय X 2 लाख, Y 1 लाख, Z 1 लाख। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,38,000। PNL अप्रूव। चलो बनाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही। तो IOC निकलेंगे 9 मंथ के हिसाब से 9,000 और 4,500 और 4,500। तो इसमें बस यही बात का मतलब ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप उन्होंने 1 जुलाई को स्टार्ट करी है ना, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट 9 मंथ्स के ही लेना पड़ेगा। तो 9 मंथ्स के IOC कितने कितने आएंगे, 9,000, 4,500 और 4,500। ठीक है ना, तो आपका 18,000 कितना हो गया, IOC हो गया। बिल्कुल सही। बाकी नेट प्रॉफिट हमको दे ही रखा है 1,38,000। तो कितना बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट, 1,20,000। तो इसको आप 3:2:1 में बांटना, कितना कितना आया, 60, 40 और 20। और हमने Z को गारंटी मतलब दे रखी है, तो Z में कितनी डेफिशिएंसी आएगी, बताओ कृष, क्यों, हाँ वेरी गुड। तो यही ध्यान रखना है। तो जो हम गारंटी भी देते हैं Z को 36,000 पर मंथ की, तो वो 36,000
मतलब पर एनम की सॉरी जो गारंटी भी है ना वो भी 9 मंथ्स में कन्वर्ट की जाएगी। तो मतलब माना यह जाएगा कि Z को हम कितनी गारंटी दे रहे हैं 27,000 की। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसीलिए Z में सिर्फ डेफिशिएंसी आपकी कितनी होगी, ओनली 7,000, ये ध्यान रखना है। तो देखो आपने कितने कितने फिगर्स बताए थे, 60, 40 और 20। तो Z में डेफिशिएंसी कितनी मानी जाएगी, सिर्फ 7,000। और ये 7,000 की डेफिशिएंसी किसने कहा था कि मैं बियर करूंगा, X ने कहा था। तो X में से माइनस कर देंगे। तो इसीलिए फाइनल आंसर देखो क्या बन रहे हैं, X का 53, Y का तो चलो 40 है ही, और Z का 27। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि गारंटी भी अगर फर्म बीच में स्टार्ट हुई है तो वो भी 9 महीने की ही बन जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, नहीं आखिरी नहीं सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। TMH आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। तरुण गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000 पर एनम, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 50,000। तो ये मतलब क्यों करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब इसमें टी पार्टनर जो है इसको हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें कम से कम 80,000 रुपये मिलेंगे, और फर्म को ही कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 50 का। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें तो क्योंकि टी को तरुण को 80,000 दे नहीं देने, तो हम तरुण को तो पूरे 80 जो उसको गारंटी दे रहे हैं वो दे देंगे। तो इसीलिए यहां पर डेबिट में आपको लिखा आ रहा है सिर्फ 2 तरुण 80। अब फर्म को प्रॉफिट हुआ था 50 का जो गिवन है, तो कितना लॉस आ गया, 30 का लॉस आ गया। तो वो लॉस बचे हुए दोनों पार्टनर्स बियर कर लेंगे, M और H। तो मतलब ये देखो इसमें इस क्वेश्चन का स्टाइल कि मतलब बहुत से बच्चे शायद एकदम से इस बात को ना पहचान पाते कि इसमें गारंटी कैसे देनी है। तो अगर हमने T को 80,000 की गारंटी दे रखी है और हमारे प्रॉफिट लेकिन सिर्फ 50,000 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम T को तो पूरी गारंटी का अमाउंट दे देंगे 80, और बस जो 50 हमारा गिवन प्रॉफिट है वो लिखेंगे। तो 30,000 हमारा लॉस आ गया जो बचे हुए दोनों पार्टनर्स आपस में ले लें। क्लियर हो गया भला। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो इसी तरह का, 62, मतलब जल्दी से सेम इसी तरह का पढ़ देता हूं मैं। इसमें लिखा है देखो, M, B एंड K आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:4:1। तो 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है 6:4:1। K इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए। K का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए मिनिमम गारंटी, और इस बार तो दे रखा है फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 22 लाख रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी एंड प्रिपेयर P&L एप्रो। ठीक है, तो जर्नल तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो P&L एप्रो में बिल्कुल सही आपका लॉस कितना आ रहा होगा, 24 लाख। तो ये तो 22 दिखा रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, ये एक तरीका है। अब देखो आपको कितना लॉस दे रखा था जो हुआ, फर्म को 22 लाख का। तो पहले हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा लॉस जो है वो एज इट इज तीनों में बांट दिया, क्योंकि अभी तो हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं पैसे, इस बार तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी लॉस से ही शुरू कर रहे हैं। तो जब हमने तीनों के लॉस बांटा तो कोमल को कितना लॉस मिल गया, 2 लाख रुपए का। अब हमने कोमल को गारंटी कर रखी थी कि कोमल को हम मिनिमम प्रॉफिट कितना देंगे, 2 लाख का, लेकिन कोमल को उल्टा यहां पर कितना लॉस मिल गया, 2 लाख का। तो अब हमें एक तरह से कोमल को 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे ताकि 2 लाख रुपए पहले लॉस कवर अप हो और 2 लाख रुपए जो उसको प्रॉफिट मिलने चाहिए वो मिले। तो जब क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्री मांगता है ना, तो हम देखो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है। कोमल को हम कितने रुपए देंगे, देखो लिखा है टू कोमल 4 लाख रुपए। कोमल को कितने रुपए हम दे रहे हैं, 4 लाख रुपए। और ये 4 लाख रुपए किन दोनों से लिए जाएंगे, M से और B से, और इनका जो रेस्पेक्टिव रेशियो था M और B का, क्या है इनका रेशियो आपस में, 6:4 यानी 3:2। तो 4 लाख रुपए को आप 3:2 में डिवाइड कर दो, तो M से 2,40,000 लेंगे और B से 1,60,000 लेंगे। तो ये जर्नल एंट्री बनेगी। समझ गए लॉजिक।
तो जो लॉस हुआ इस बार, हमें जो स्टार्टिंग में लॉस गिवन से दे रखा था, तो पहले हम वो लॉस एज इट इज ही तीनों में बांट देंगे और फिर उसके बाद कोमल को 4 लाख रुपए देंगे सो दैट लॉस भी कवर अप हो जाए और 2 लाख उसको मिनिमम प्रॉफिट जो मिलना है वो भी मिल जाए। समझ गए कहानी? तो मतलब ये क्वेश्चन भी आप गलत करते एग्जाम में, नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ही किससे शुरुआत हुई है? लॉस से शुरुआत हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारी स्टार्टिंग में शुरुआत लॉस से नहीं थी, किससे थी? प्रॉफिट से थी। ये फर्क है, समझ गए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस? पहले वाले में हमारे पास स्टार्टिंग में लॉस नहीं था, स्टार्टिंग में प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही क्या है? लॉस। चलो ऐसे ही रहता, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस है, तो हम ये नहीं कर सकते कि लॉस तो स्टार्टिंग में भी और हम कह रहे चलो और दे दो, फिर वो थोड़ा अजीब लगेगा लिखने में। उसके बाद जी 64 लास्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए करवा रहा हूं तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब इसमें लिखा है JVK वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: मंथली सैलरी ऑफ 15,000 टू J&V, ये तो सिंपल हो गया पॉइंट। करण वॉज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, ये भी सिंपल हो गया पॉइंट। अब ये पढ़ना है आपको, जे गारंटेड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ 2 लाख। मतलब इस बार पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बस पिक करा कि ये कौन सी गारंटी है? पार्टनर टू फर्म। पार्टनर फर्म को कह रहा है कि मैं 2 लाख रुपए कमा के लाऊंगा। बाकी उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ना, मतलब सेकंड लास्ट लाइन पढ़ना, जे अर्नड फी ऑफ रुपी कितना? 1,75,000। तो अब आपको बस ये देखना है कि जे जो है इसका मतलब कितने रुपए नहीं ला पाया कमा के? 25,000। समझ गए? तो इसका क्या करेंगे आप बताओ, अगर किसी को पता है तो? कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी कि मैं 2 लाख रुपए कमा के लाऊंगा और वो पार्टनर 25,000 रुपए नहीं कमा पाया, तो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, बस ये याद होना चाहिए था, इसीलिए क्वेश्चन डिस्कस करा। बाकी मुझे बाकी बातों से कोई मतलब नहीं है, वो हम कर ही लेंगे। तो हम उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे P&L अप्रो में 25,000 रुपए, ये आपको याद रखना है। समझ गए? तो अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और वो पैसे पूरे ना ला पाए, तो फिर हम बचे हुई डेफिशिएंसी उस पार्टनर को मतलब ऐसे क्रेडिट कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नॉर्मल होगा। सैलरी है वो आप लिख ही लोगे, प्रॉफिट जो निकला, डेफिशिएंसी उसमें करण को जो निकली वो आप दे दोगे, मतलब बाकी मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेन इस पॉइंट से मतलब था। तो क्लियर हो गया? अगर पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और वो पैसे कम ला पाए, तो आप उसके वो पैसे क्रेडिट में लिख दोगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है? तो समझ आया खेल? चलो, तो मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पहले चैप्टर के विद कॉन्सेप्ट वो कवर हो रहे हैं। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ द पार्टनर विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन कि पार्टनर जो है 6,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम एंड द अकाउंटिंग पीरियड इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो पहले आप निकालेंगे, 1 मिनट का टाइम मैं हर सवाल में पहले आपको दूंगा और फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलो, तो बच्चों ने क्या निकाला होगा? तो उसने 6,000 रुपए हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करे। तो अगर आप साल की पूरे 1 साल की बात करते हो तो 1 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। तो उसकी टोटल ड्राइंग हो गई 24,000 रुपए इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब एवरेज पीरियड क्या होता है जब वो एंड ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉ करता है? तो 4.5। तो आपको 4.5 डिवाइड बाय 12 करना है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 900। तो सही आंसर है 900। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 31 मार्च 2013 क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ABC शोड ए बैलेंस ऑफ 20, 18 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। तो ये तीनों पार्टनर्स की हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 36,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन A 3600, B 4500, C 2700. कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर ही रहे थे कि क्वेश्चन आपको कहेगा ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो फटाफट निकालो. 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब. तो सब बच्चे सुर से कह रहे हैं सी. तो कैसे निकाला होगा आपने? क्लोजिंग कैपिटल जो भी दे रखी है उसमें आप क्या ऐड कर लेते हो? ड्राइंग्स को ऐड कर लेते हो और तीनों में से प्रॉफिट को निकाल के आप माइनस कर लोगे. परफेक्ट. तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, तो 2 नंबर तो हो गए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. which account is to be recorded on the debit side for charging the interest on partner's loan? जब हम पार्टनर लोन चार्ज करते हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? बताइए जी. तो आपको क्या लिखवाया था? मैंने क्या लिखवाया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फॉर्म के लिए क्या है? खर्चा है, तो हम उसको डेबिट करते हैं और उसको क्रेडिट किस में करते हैं? पार्टनर के लोन अकाउंट में, क्योंकि हम लायबिलिटी मानते हैं कि और बढ़ गई, हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई. तो डेबिट में हम क्या एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? खर्चा. डेबिट में किस एस्पेक्ट के हिसाब से हम डेबिट कर रहे होते हैं कि ये खर्चा है हमारे लिए, है ना? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, हमारे लिए खर्चा है. और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या मान लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमारा लोन जो है पार्टनर से जो हमने ले रखा है लोन, वो और बढ़ गया, अब हमें उसको ब्याज भी देना पड़ेगा. तो ये वैसे आपको कॉन्सेप्ट में लिखवा रखा है. तो अगर हम उसको पैरामीटर बना लें तो हमारा सही आंसर हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, क्योंकि उसने पूछा है आप डेबिट किसे करोगे, तो हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को. और अगर वो क्रेडिट पूछ लेता तो डी ऑप्शन हो जाता. ठीक है ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये हो गया सितारा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन? तो ये 3 का ही एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आ गया. इस बार वो आपसे एंट्री ही पूछ रहे हैं, मतलब कि क्या एंट्री करते हो आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देने के लिए. तो ए, वो तो मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया. ठीक है ना? चलो, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5. समटाइम्स ए पार्टनर मे बी गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स बाय. कह रहा है कभी कभी पार्टनर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है. बाय कौन देता है? कौन देता है? पढ़ लेते हैं. ए, ऑलवेज बाय 2 पार्टनर. क्या हमेशा दो देंगे? ऐसा तो नहीं है जरूरी. बी, ऑल पार्टनर्स. क्या सारे ही देंगे? ये भी ऐसा जरूरी नहीं है. तो ए और बी तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है. उसके बाद सी, बोथ ऑल पार्टनर्स एंड इन एग्रीड रेशियो बाय ओल्ड पार्टनर्स. और डी, इन एग्रीड रेशियो बाय ऑल ओल्ड पार्टनर्स. तो बताइए जी. तो डी में कह रहा है कि एग्रीड रेशियो में सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स देते हैं. तो क्या ऐसा जरूरी है कि एग्रीड रेशियो में सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स ही गारंटी देंगे? ऐसा जरूरी है? ऐसा तो जरूरी तो नहीं है ना. हो भी सकता है, क्या पता नहीं भी हो सकता. तो बेसिकली जो सबसे एप्ट ऑप्शन लग रहा है फिलहाल इस सवाल के अनुसार मुझे लग रहा है सी, मतलब जिसमें वो दोनों ऑप्शंस को कवर कर रहा है. कह रहा है बोथ ऑल पार्टनर्स एंड इन एग्रीड रेशियो बाय ओल्ड पार्टनर्स. मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता ऑल पार्टनर दें या हो सकता है ओल्ड पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में दें. दोनों को पॉसिबिलिटीज कवर कर रहा है इसलिए. बाकी ए, बी और डी जो है उनको मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि हो, तो उनका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है. सी जो है मुझे ज्यादा एप्ट लग रहा है. चलो देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट आर फिक्स्ड. तो अभी हमने चर्चा करी थी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड है. वेयर द ड्रॉइंग्स विल बी रिकॉर्डेड. तो आप ड्रॉइंग्स को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? किस में करोगे?
ड्राइंग्स जब भी बोलता है तो हमेशा क्या माना जाता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना? तो अगर आपको किसी भी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट है तो लिख लेना, सिंगल वर्ड ड्राइंग्स का मतलब हमेशा ही होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वो बोलना चाहेगा तो फिर वो बोलेगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या पूरा लिख के बताएगा। तो सही ऑप्शन हो गया डी, करंट अकाउंट। इसके बाद 7 आपका होमवर्क है। उसके बाद 8 आपका होमवर्क है। देन 9, when guarantee is given to a partner by the other partners, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, फॉर्म नहीं करेगी पक्का? चलो ठीक है, तो वेरी गुड, पार्टनर्स हु गिव गारंटी। तो जिसने गारंटी दी है, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है, वही पार्टनर फिर गारंटी को बोर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को आप कहां पर क्रेडिट करते हो? तो वैसे तो इसकी मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री लिखवा रखी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हो जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, और आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हो। तो सही ऑप्शन क्या बन गया इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो हम कहां पर क्रेडिट करते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 में कह रहा है कि जी रीअसर्शन, एक स्टेटमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। और जब भी रीजन पढ़ो तो एक बार आप उसको ऐसे बिकॉज लगा के पढ़ो ताकि आपको लिंक मिले। बिकॉज, फिर रीजन की तरह पढ़ो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ के आपको अब यह बताना है ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। श्योर? कॉन्फिडेंट? चलो वेरी गुड, सही, क्योंकि रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। हम एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं करते हैं, इनफैक्ट हम चार्ज होता है तो हम उसको ऐसा करते हैं कि पे करना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो उसने गलत दे रखा है, यानी कि फॉल्स दे रखा है। बाकी असर्शन जो है वो सही है, क्योंकि हम आईओसी जो है वो प्रॉफिट में से ही देंगे। चलो, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13, तो होमवर्क है 14। कैपिटल इज द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर्स। ये हो गया एक स्टेटमेंट। फिर बिकॉज लगा के पढ़ना, बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ ईच पार्टनर एंड द इंट्रोडक्शन इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो ए में तो कह रहा है कैपिटल इज द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और काइंड बाय द पार्टनर। क्या वो सही कह रहा है? कैपिटल वही होती है जो पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, ट्रू। बिकॉज ए कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ ईच पार्टनर एंड द इंट्रोडक्शन इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो क्रेडिटेड होता है, क्योंकि जब कोई पार्टनर पैसे लेकर आता है तो आपने बचपन में भी एंट्री पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आप कैपिटल को क्रेडिट करते हो, डेबिट नहीं करते हो। तो उसके इस डेबिट वर्ड लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स बन गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। सबको समझ आ रहा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है assertion, the capital account of a partner does not show a debit balance in spite of regular and consistent losses year after year. और रीजन दे रहा है because all the transactions relating to loss of profit, drawings, salary, etc. are shown in the current account and not in the capital account in case of fixed capital. Both ANR are true, ठीक है,
और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, पक्का श्योर? तो कह रहा है कैपिटल अकाउंट में कभी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा चाहे लगातार लॉस भी क्यों ना हो, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू लॉस ड्राइंग जो है वो हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं, नॉट इन कैपिटल अकाउंट इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी कि एप्ट है, ऐसा ही होता है। चलिए फिर इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है असर्शन, partnership firm is a form of organization where two or more persons carry on some business activity on the basis of agreement among them, because the profit or loss arising from the partnership business is shared by the partners equally। यानी कि आप कह रहे हो कि ए ट्रू है स्टेटमेंट और रीजन जो है वो फॉल्स है। क्यों रीजन क्यों फॉल्स है? क्योंकि प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर्स इक्वली बांटे, तो वो स्टेटमेंट उसने गलत दे रखी है या वो रीजन उसने गलत दे रखा है। और शुरू की स्टेटमेंट सही दे रखी है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मिलजुल के बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सही आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी बन गया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 17 आपका होमवर्क है। देन 18th, ड्रॉइंग्स आर द अमाउंट विड्रॉन जनरली इन कैश फॉर पर्सनल पर्पसेस, और इस बात का वो रीजन दे रहा है बिकॉज ड्रॉइंग अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ ईच पार्टनर एंड द ड्रॉइंग्स आर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। क्यों? ड्रॉइंग कह रहे हैं हम आमतौर पे पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो गया। और वो रीजन कह रहे हैं क्योंकि ड्राइंग अकाउंट जो ओपन होता है हर पार्टनर का, तो ड्राइंग्स कह रहे हैं हम क्रेडिट करते हैं उसके अकाउंट में, तो ये उसने गलत बोल रखे, क्योंकि जब कोई पार्टनर डेबिट ड्राइंग करता है तो हम उसके अकाउंट को इनफैक्ट डेबिट करते हैं, ना कि क्रेडिट करते हैं। तो बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो गया। तो क्लियर है सबका? यही ओपिनियन है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं जी फटाफट, फिर बच्चे बताएंगे। असर्शन में कह रहे हैं ए पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि रीजन बिकॉज बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1938 शेल अप्लाई। क्यों? क्योंकि इतना याद है आपको? कहां से सीखा है ये सब? अच्छा अभी ठीक है। तो रीजन जो है वो गलत है क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है 1938 वाला, और बाकी असर्शन जो है वो ट्रू है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, पढ़ लेते हैं। ए माइनर कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ अ फर्म, रीजन बिकॉज एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट ए माइनर कैन बी अ पार्टनर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि सही है। कहां पढ़ा था ये? नोट्स में है या वैसे है? पता होना भी चाहिए। माइनर को हम पार्टनर्स बना सकते हैं फर्म में, वैसे अलाउ नहीं होता, लेकिन बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? अगर उसके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा हो तो। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 21। Assertion, generally the majority of partners can take decision for the firm. Reason, क्योंकि the majority of partner can take all the decision for the firm. क्यों? क्या सारे ही डिसीजंस मेजॉरिटी पार्टनर्स के हिसाब से हो जाते हैं? नहीं होते। जैसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जब होता है तो सारे उस समय मेजॉरिटी पार्टनर्स के हिसाब से डिसीजन नहीं होता, फिर तो हमको सारे ही पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। तो हर डिसीजन में मेजॉरिटी पार्टनर का डिसीजन नहीं चलता। तो ये रीजन वाला जो इसने स्टेटमेंट दिया है ये उसने गलत दे रखा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपने सही पहचाना। वेरी गुड। इसके बाद 22 आपका होमवर्क है। 23,
इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, interest on partners loan will be provided at 6% per annum. Reason, because as per Partnership Act 1932 partners must have partnership deed. क्योंकि रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो, ऐसा हमने पढ़ा था, जरूरी नहीं होता। तो यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 24 में। कह रहा है ए पार्टनर विल नॉट नीड टू पे सम अमाउंट आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अनदर पार्टनर इन केस ऑफ गारंटी, बिकॉज, रीजन कह रहा है बिकॉज व्हेन देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट जो है वो कह रहा है सफिशिएंट होगा तो फिर एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को गारंटी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सहमत हो इस बात से? श्योर होना भी चाहिए, बिल्कुल श्योर, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर थोड़ी ना गारंटी अप्लाई होगी, क्योंकि गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट के लिए होती है। अगर ऑलरेडी सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है किसी पार्टनर को तो फिर हमें उसको गारंटी देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात बन गई। उसके बाद 25 आपका होमवर्क है। चलो अब 5 ट्रू फॉल्स और डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपके कितने तुक्के सही लगेंगे। नंबर 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट ए पार्टनरशिप फर्म कैन रिस्ट्रिक्ट इज 45। तो ये तो ट्रू लग रहा है, बिल्कुल सही है, 45 ही था, 50, ओके ठीक है, तो फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है द पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 9 नहीं था, 4 था, सबसे पहले यही करा था आज, ठीक है, तो ट्रू। उसके बाद सी, ए पार्टनर हु डिवोट्स मोर टाइम टू द बिजनेस देन अदर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। क्यों? जिसने ज्यादा टाइम दिया तो उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? शाबाशी मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, फॉल्स, वेरी गुड। उसके बाद डी, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि बिजनेस जो है एक जना भी चला सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो बिल्कुल सही, ट्रू, वेरी गुड। और उसके बाद ई में कह रहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर इज 75% इफ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 75% ऑफ द कैपिटल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इक्वल होता है, ओके ठीक है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, ठीक है। चलो देन इसके बाद आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्लास वर्क में करेंगे, 5 आपके होमवर्क रहेंगे। तो सबसे पहले ए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड बी, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर इज एन डैश आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन, वेरी गुड, चार्ज नहीं होता। उसके बाद सी, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, वेरी गुड, सिंपल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। देन उसके बाद डी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी आर, अच्छा फिर तो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी 50। ओके हाँ, तो सही कह रहे हैं, तो क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप यानी एलएलपी है, तो एलएलपी में तो कंपनी और पार्टनरशिप का जो मिश्रण है वो वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए अपर लिमिट है बेसिकली नो लिमिट, यानी कि अनलिमिटेड। उसके बाद ई, द नंबर ऑफ पार्टनर्स विच शुड नॉट एक्सीड द पार्टनरशिप बिजनेस इज 50। तो साधारण बिजनेस जो होते हैं पार्टनरशिप वाले, उसके लिए जो है वो 50 है, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है, परफेक्ट हो गया। चलो FGHIJ आपका होमवर्क होगा। इसके बाद मैच द फॉलोइंग के मजे लेते हैं। एक क्वेश्चन
नंबर करते हैं 28। तो इसमें आप 1 बाय 1 बस मुझे मैच बताओगे। तो सबसे पहले ए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो कौन सा ऑप्शन बन गया? 3, ठीक है। उसके बाद बी, लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4, वेरी गुड। उसके बाद सी, इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? एजेंसी, पक्का। और ट्रू टेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल एजेंसी, वेरी गुड। कहां से सीख के आओ ये सब? वेरी गुड, चलो ठीक है, तो परफेक्ट हो गया मैच। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है म्यूचुअल एजेंसी, बिल्कुल सही, और फीचर था एजेंसी रिलेशनशिप या प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। सेम होते हैं दोनों, बस वो लैंग्वेज का फर्क है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की लैंग्वेज में हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, लैंग्वेज का फर्क है। चलो ठीक है, उसके बाद 29 आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद 30 करते हैं। ए, स्टेटस ऑफ फर्म, बताइए दी फर्म का स्टेटस क्या है? वेरी गुड, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजरों में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स ने अगर घपला करा तो मतलब फर्म ने घपला करा, फर्म ने घपला करा मतलब पार्टनर्स को भी जेल होएगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर बी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड, वेरी गुड। उसके बाद मोटिव, अनप्रॉफिट, और उसके बाद फॉर्मेशन, लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये भी हो गया जी। उसके बाद चलो 31 एक और कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो ईयर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चलो सिंपल। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, हाँ पता होना चाहिए भाई, क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो लायबिलिटी साइड पे प्रेजेंट हो रहा होगा। डेबिट बैलेंस होता अगर करंट अकाउंट का तो एसेट साइड पे प्रेजेंट हो रहा होता। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, आईओसी, आईओडी, नाम, पता, घर का पता, बीवी का नाम, बच्चे का नाम, स्कूल, ये वो फलाना ढिमकाना, तो बहुत सारी चीजों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखा हुआ होता है। और फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ फर्म, हाँ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मतलब कि अकाउंटिंग के नजरिए से ओनर और फर्म अलग अलग होते हैं ना। हम मुंशीगिरी पार्टनर के हिसाब से नहीं करते, हम मुंशीगिरी किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के हिसाब से। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी फॉलो हो रहा होता है। चलो बहुत बढ़िया, 32 आपका होमवर्क हो गया। अब आएंगे मजेदार चटपटे क्वेश्चन ऐसे वाले एग्जाम में, ये होंगे आपके केस बेस्ड। 3 नंबर तो कहानी होगी और 3 अलग अलग प्रश्न होंगे। तो पढ़ लेते हैं कहानी। X and Y are 2 partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। तो 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। At the time of distributing the net profit between the partners, interest on capital was credited 18% instead of 8% wrongly। तो ये लाइन मैं समझा देता हूं। तो कह रहा है जब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो हमने 18% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसका मतलब आपने 10% पार्टनर्स को इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे दिया है। फिर वो कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल्स आर गिवन ऑन 1 अप्रैल एज। तो पार्टनर्स के कैपिटल्स बैलेंस आपको दे रखे हैं 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग वाले 5 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑन 31 मार्च इज 2 लाख, और ईयर का हमारा प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए जो हमारा था। चलो ठीक है, तो 3 सवाल हैं बेसिकली। तो पहले मैं आपको 3 मिनट का समय दूंगा, तो तीनों को पहले आप सॉल्व करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो जी, तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो पहले एक बार मैं वैसे सॉल्व वाले तरीके से बता देता हूँ, फिर आपको ऑप्शन से बता दूंगा। तो इसमें हमने जो गलती कर रखी है वो ये कर रखी है कि हमने पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ज़्यादा दे रखा है।
तो अगर हम वैसे कॉन्सेप्चुअली करते तो हम ये कहते कि पार्टनर से हम 10% इंटरेस्ट वापस ले लेते। तो हम क्या करते हैं, हम 10% आईओसी डेबिट कर देते, मतलब उनसे पैसा वापस ले लेते, क्योंकि हमने उनको कितने परसेंट आईओसी दिया, 18%, और हमको देना चाहिए था सिर्फ कितना उनको, 8%। तो हमने उनको 10% एक्स्ट्रा दे रखा है, तो हम वो 10% उनसे वापस ले लेंगे। पहले बोलो ये हाँ, ठीक है। तो अगर आप 10% वापस लोगे तो आप एक्स से 50,000 रुपए वापस ले लोगे, वाई से आप 30,000 रुपए वापस ले लोगे, यही होएगा। तो आपके पास टेक्निकली 80,000 रुपए आ गए, और उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में फिर क्रेडिट कर देते। तो ये वैसे सॉल्व हो जाता अगर वो पूछता, लेकिन उसने क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे हैं बेसिकली। तो पहला उसने पूछा है कि कितना एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने एक्स को दिया जो अब आप डेबिट करोगे। तो हमने अभी अभी निकाला कितना, 50,000, सिंपल। दूसरा उसने पूछा कितना एक्सेस इंटरेस्ट आपने वाई को दिया जो अब आप डेबिट करोगे, 30,000, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद उसने कहा कि एग्रीगेट एक्सेस प्रॉफिट अब कितना आपके पास जनरेट हो गया इस वजह से टू डिस्ट्रीब्यूट फर्दर, कितना हमको एक्सेस मिल गया ताकि अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, 80,000। तो बस, तो बेसिकली तीनों पार्ट्स क्वेश्चन के ये सॉल्व हो गए। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो हमने पार्टनर्स से 10% इंटरेस्ट लिया वापस, तो वो उसी को अंग्रेजी में पूछ रहे हैं कि एक्स से आपने कितना लिया, 50, वाई से आपने कितना लिया, 30। तो कह रहा है फिर आपके पास कितना आ गया प्रॉफिट अब ताकि आप उनको दे सको, तो 80। तो ये हो गया। चलो उसके बाद जी एक और कर लेते हैं, 34 तो आपका होमवर्क हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ कर लेता हूं, 35 कर लेता हूं। तो 35 में लिखा है अंकित एंड विनोद आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल आर 1 लाख एंड 2 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20-21 वर 90,000 रुपए। एज पर द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 10,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज 6,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अंकित सैलरी वॉज 2,000 पर मंथ एंड विनोद सैलरी वॉज 5,000, ठीक है। द अकाउंटेंट हाउ एवर कमिटेड मिस्टेक, तो मुंशी जो है वो आपकी तरह होगा, तो मुंशी ने गलती कर दी। एंड क्रेडिटेड द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, ओ, तो उसने प्रॉफिट को गलती से किस रेशियो में बांट दिया, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या था, 1:2 में बांट दिया। तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट के बंटवारे के अंदर गलती कर दी, ये कह रहा है। और विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड सैलरी, और उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी और आईओसी भी नहीं दिया। तो मतलब बिल्कुल ही नालायक किस्म का मुंशी रहा होगा आपकी तरह। तो ना उसने आईओसी दिया पार्टनर्स को, ना उसने सैलरी दी पार्टनर को, ना उसने आईओडी लिया पार्टनर से, और उल्टा जो प्रॉफिट सही इक्वल बंटना चाहिए था वो भी उसने 1:2 में बांट दिया। तो समझ आ गया। अभी हमने चर्चा भी करी थी कि आपको गलती का ध्यान रखना है, कौन सी गलती है। तो ये कौन सी गलती है, कैटेगरी 2, क्योंकि प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बट गया है। तो अब आपका सवाल जो है आपके हवाले, तो करें सॉल्व, फिर डिस्कस करते हैं। तो क्या आ रहा है जी, तो फर्स्ट में वैसे पूछ रहे विद व्हाट अमाउंट वाज विनोद अकाउंट क्रेडिटेड विद इनिशियली, कह रहा आपने शुरू में विनोद के अकाउंट को कितने रुपए क्रेडिट करे होंगे। तो अगर हम उस गलती की बात करें जो मुंशी ने करी है, हमारे प्रॉफिट थे 90,000 है ना, और उसने वो प्रॉफिट अंकित को और विनोद को 1:2 रेशियो में दे रखे हैं, कैपिटल रेशियो में। तो अगर 90,000 उसने अंकित और विनोद को 1:2 रेशियो में दिए हैं, तो इनिशियली उसने विनोद को कितने रुपए दे रखे होंगे, 60,000। तो फर्स्ट आंसर हो गया 60,000 सही। तो पहले पॉइंट में वो ये पूछ रहे हैं कि उसने इनिशियली विनोद को कितने रुपए क्रेडिट कर रखे होंगे, क्लियर। तो 60,000। फिर दूसरे में पूछ रहे हैं व्हाट वाज द टोटल सैलरी रिक्वायर्ड
टू बी क्रेडिटेड, कि कितनी सैलरी हमको क्रेडिट करनी थी। तो बताओ जी, लिखा था अंकित की सैलरी है 2000 पर मंथ, तो अंकित को तो मिलेंगे 2000 रुपए महीने के, तो ये हो गए 24,000। और विनोद की सैलरी लिखी थी बॉस 5000, अब वो पर मंथ नहीं लिखी, खाली 5000 ही लिखी है, तो इसका मतलब विनोद को तो खाली 5000 ही मिलेंगे। तो 24 हो गई उसकी, 5 हो गई उसकी, तो कितनी हो गई 29,000। तो इसका सही आंसर हो गया 29,000। तो क्लियर है सब बच्चों को। और थर्ड बड़ा मजेदार चटपटा सवाल, व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल। तो वो भी आप वैसे सवाल में से ही देख सकते हो। अंकित की कैपिटल थी 1 लाख रुपए और अंकित का इंटरेस्ट कितना है कैपिटल का 10,000, ये दे रखा। तो इसका मतलब कितने प्रतिशत हो गया 10% हो गया, है ना। ये तो सिंपल गणित है, इतने तो आप समझदार व्यक्ति हो। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए अगर कैपिटल है और 10,000 रुपए हम कह रहे हैं उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इंटरेस्ट कितना हो गया 10% हो गया। तो क्लियर है सब बच्चों को ये वाला भी। चलो, तो बहुत बहुत मुबारका, बहुत बहुत बढ़िया। तो बस 2 और केस स्टडी क्वेश्चन जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो बस फिर ये पूरा हमारा वर्कशीट फिनिश हो जाएगी। तो डन फॉर द डे।